व्यू 360 में। अफगान तालिबान की क़यादत के बारे में अब भी बहुत कुछ दुनिया के सामने क्यों नहीं, खुफिया क्यों है? पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल्स की नशरियात पर होने वाली तनकीद और उसका जवाब। जो कॉम्पेयर है वो मेहमान बुलाए उसको बोलने ही नहीं दे रहे, खुद बोल रहे हैं और उस पर हावी हो रहे हैं। और इटालियन माफिया जो सहाफियों के लिए अब भी खतरनाक है। The journalist was attacked and left disabled by the mafia. व्यू 360 में आप सबको खुशामदीद। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला अब अपने आखिरी मराहिल में है। दूसरी जानिब वॉइस ऑफ अमेरिका को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान अब अपनी हुकूमत का ऐलान करने के करीब हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान को कंट्रोल हासिल किए 15 रोज़ हो गए हैं। तंजीम के एक सीनियर रहनुमा ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को तस्दीक की है कि तालिबान अपनी काबीना तश्कील देकर जल्द हुकूमत का ऐलान करने वाले हैं। तालिबान अमीर समेत आला तरीन क़यादत इस सिलसिले में कंधार में मुशावरत कर रही है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अब तक किसी सियासतदान को हुकूमत में शामिल करने पर मुआहदा नहीं हुआ और बक़ौल ज़बीउल्लाह के हुकूमत में शराकत दारी हमारी तवज्जो का मरकज़ नहीं है। अगरचे कौम से ख़िताब में एक और सीनियर तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई ने कहा था कि तालिबान ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो और वो अंदरून और बैरून मुल्क कबूलियत भी हासिल करे। अब अफगान तालिबान को ऐसी क़ुव्वत के तौर पे तो दुनिया जानती है जिसने 20 साल अमरीका और उसके इत्तेहादियों से जंग की, लेकिन इन 20 सालों में तंजीम के बारे में बहुत कुछ खुफिया भी रहा और अब भी बहुत कुछ वाज़ेह नहीं है। मसलन तंजीम के अमीर तो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं, मगर ना ही वो अमरीका के साथ मुज़ाकरात में नज़र आए और ना इस वक्त हुकूमत साजी के लिए दूसरों से जो मुज़ाकरात जारी हैं उनमें वो नज़र आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान के दोबारा आमद के बाद उनकी तरफ से सिर्फ एक छोटा सा बयान सामने आया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा अनस हक्कानी समेत कई सीनियर तालिबान रहनुमा अफगान सियासतदानों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि मीडिया में बतौर तर्जुमान इन दिनों जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद नज़र आ रहे हैं उनकी शनाख्त पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वही ज़बीउल्लाह हैं जो कई साल तालिबान की तरफ से बयानात जारी करते रहे या उसी नाम से कोई और नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तक मीडिया ने भी ज़बीउल्लाह का चेहरा नहीं देखा था। तो तालिबान के अमीर कहाँ हैं ये वाज़ेह क्यों नहीं किया जाता और जो लोग सामने आते हैं उनकी भी शनाख्त राज क्यों रखी गई? ऐसे ही कुछ मामलात की तफसील आज हम जानेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा शमीम शाहिद से, जो पेशावर से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। शमीम शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि सोशल मीडिया पे अब मुल्ला हैबतुल्लाह के कंधार की एक लाइब्रेरी में तस्वीर जो है वो गर्दिश कर रही है, लेकिन आम तौर पर मुल्ला हैबतुल्लाह नहीं नज़र आते, जिस तरह तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर भी नज़र नहीं आते थे। तो इस बारे में बताइए कि क्यों हैबतुल्लाह नज़र नहीं आते? इसकी दरअसल वजह जो है वो ये है सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो मुल्ला मोहम्मद उमर अखुन जो थे वो काफ़ी अरसे तक उन्होंने कोई तस्वीर नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से वो महफूज रहे थे, जबकि मुल्ला अख्तर मंसूर जो था उसकी तस्वीर सामने आई थी तो वो उसको फिर ड्रोन से निशाना बनाया गया। मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो 25 मई 2016 को इस तहरीक की सरबराह उसी वक्त बने जब अख्तर मंसूर अमेरिकन ड्रोन का शिकार हो गए। उसके बाद इसने कभी भी और किसी भी तकरीब में अपनी तस्वीर को पब्लिक में जाने नहीं दिया है और ना अभी तक गया। इसकी असल वजह तो ये है, अगर आप देखें तो इसकी कई एक और भी वजूहात हो सकते हैं। जिस तरह मुल्ला उमर अखुन जो था वो 2001 के बाद जब तालिबान का हुकूमत ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी वो अच्छा शमीम शाहिद, ये बताइएगा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद की शनाख्त के बारे में भी क्या कोई ठोस मालूमात मिली हैं? अभी तक ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का काबुल से एक तस्वीर आया तो उसके बाद मुझे जानुल्लाह हाशमज़ादा का जो असिस्टेंट था वो मेरे साथ बैठा था, तो उसने वो उसी इंटरव्यू में शामिल था जो रॉबर्ट के साथ किया था, CNN का एक नुमाइंदा था, तो उसने मुझे कहा कि ये तो वही मुल्ला ज़बीउल्लाह नहीं है और कोई और है। इसी तरह यहाँ की जो अफ़गान सर्कल है जो तालिबान और मुख्तलिफ जिहादी ग्रुपों में बहुत ज़्यादा करीब थे, उनमें से 2-3 बंदों ने मुझे बताया कि ये वही मुल्ला ज़बीउल्लाह नहीं है जो 2001 में वहाँ पर सामने आया था। तो ये इनके बारे में भी कोई
तहकीक से नहीं कह सकता कि ये वही मुला ज़बीउल्लाह हैं जो पहले तालिबान के तर्जुमान थे। थे या नहीं, और निक रॉबर्ट्स CNN के थे जिन्होंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें एक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उनसे बातचीत की थी। अब ये बताइए कि तवक्को की जा रही है कि तालिबान जो हुकूमत साजी कर रहे हैं उसकी काबीना में रहबर शुरा के अरकान होंगे। ये रहबर शुरा क्या है और इसके अहम जो रहनुमा हैं उनकी शनाख्त कितनी वाज़ेह है? ये रहबर शुरा जो है वो तालिबान की सबसे सुप्रीम कौंसिल है और ये क्वेटा शुरा में शामिल लोग हैं और इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो तालिबान की मुला उमर अखुन के साथी थे या उनकी मिलिट्री कमांड में है या उनकी पॉलिटिकल ऑफिस में है। मेरे ख्याल में इनकी सही तादाद तो इन्होंने नहीं बताई है, मगर ये 20 से के लगभग है और इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो माजी में भी तालिबान की हुकूमत में शामिल थे, माजी में तालिबान की लीडरशिप में शामिल थे। कुछ इसमें दोहा कॉन्फ्रेंस जो दोहा पॉलिटिकल ऑफिस है उसी में भी शामिल है। तो ये वही लोग हैं। अब इनके नाम तो सामने नहीं आए, मगर जहाँ तक मुझे मालूम है तो इसमें मुला बिरादर अखुन के अलावा और मुला हिबतुल्लाह के अलावा इसमें शहाबुद्दीन दिलावर है, इसमें सिराजुद्दीन हक्कानी है और इसमें एक दो और है जो पहले बनी सदर इब्राहिम के नाम से जाना सही। तो तकरीबन 20 से 25 के करीब लोग हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका की आज एक स्टोरी भी शाया हुई है इसी हवाले से, उसमें मज़ीद हमारे व्यूअर्स को तफसील भी मिलेंगी। आखिर में शमीम साहब ये बताइएगा कि तालिबान जो मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाब करते हैं, ख्वाह वो रहबर शुरा के लिए हो या बाद में मुख्तलिफ जो अपने कमीशन होंगे उनके लिए वो किसी का इंतखाब करते हैं, किस बुनियाद पर करते हैं, किस तरह ये अमल क्या होता है? इसमें ज़्यादातर अमल तो ये होता है कि कितने मुला उमर अखून या उनकी जो डिप्टीज़ है उनके साथ है। बाकी जो वो ये वही लोग होते हैं जो मिनिस्ट्रियल ओहदों पर नामजद किए जाते हैं या मिलिट्री ओहदों पर नामजद किए जाते हैं, जबकि जो दीगर लोग हैं उनके साथ करीबी रुतबत की बुनियाद पर लोगों को शामिल किया जाता है। और शमीम शाहिद बज़रिया स्काइप हमारे साथ पेशावर से, इन तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। अब तालिबान का हुकूमती सेटअप कैसा होगा, रियासत के अमूर में तालिबान के अमीर का कितना अमल दखल होगा, फिर ये हुकूमत दाखिला और खारजा अमूर को किस जाविये से देखेगी, बहुत से सवाल हैं। तो कुछ अहम जो मामलात हैं उन पे हम बात करेंगे सिक्योरिटी अमूर के माहिर कामरान बुखारी से, जो इन मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। कामरान, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह, जैसे अभी शमीम शाहिद ने बताया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो बहुत सामने नहीं आते, लेकिन उनका किरदार किस किस्म का होगा तालिबान की हुकूमत में, क्या नज़र आता है? देखें, वो उनका लगभग जो है वही किरदार होगा जो आयतुल्लाह अली खामेनी का है ईरान के अंदर। उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है लेकिन अल्टीमेट पावर उनके पास है। फ़र्क इतना होगा कि जो खामेनी है वो बहुत ज़्यादा जो है पर्सनलाइज्ड लीडरशिप है, तो वो उनकी ज़ात का जो है अमल दखल बहुत ज़्यादा है, जबकि मुझे लगता है कि जो तालिबान के हैबतुल्लाह हैं वो एक किसी शूरा को भी साथ लेके चलेंगे, जिसका जिक्र आ रहा है बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर और शाहिद साहब ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। तो आई थिंक कि ये होगा, लेकिन ये है कि ये बड़ी टेंशन होगी क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें मुल्ला बरादर चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, हैबतुल्लाह जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन हैं, तो इनकी आपस में बहुत टेंशन रहेगी क्योंकि एक तरफ जो है प्रैग्मेटिज्म की ज़रूरत होगी बरादर की लेवल के ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल के ऊपर, और फिर अमीरुल मोमिनीन में ये कोशिश की जाएगी कि उसको आइडियोलॉजी से ज़्यादा दूर जाने ना दिया जाए। तो ये एक बहुत ही जिसको मैं कहता हूँ अनहेल्दी टेंशन होगी और इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो है तालिबान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैग्मेटिक बनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो है उनके अंदर दरारें आएंगी, लोग उनको छोड़ के जाएंगे और दाइश जो है वो इसी चीज़ का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, इस बारे में आपसे आगे चल के मज़ीद बात भी करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले तालिबान का जो जिस तरह से वो अब निगोशिएट कर रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि जी हम ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें सब शामिल हों, दूसरी तरफ ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह देते हैं कि इस वक्त ऐसी चीज़ के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। लेकिन बहरहाल सियासत कुछ लेने और देने का नाम है, तो अब हुकूमत बनाते हैं अगर, तो जिस तरह की लचक चाहिए क्या वो तालिबान में है, क्योंकि एसेंशियली तो वो एक जंगजू ग्रुप है। जी, वो लचक तो एक जो है नहीं है, लेकिन लचक के अलावा मसला ये है कि देने को बहुत कुछ है। आप तालिबान के अंदर के गिरोह को ले लें, बाहर के लोगों को ना रखें फिलहाल, तो उसके अंदर भी जो है हक्कानीज हैं
وہ چاہیں گے کہ بھائی ان کو بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ملے جو ہے وہ پائے کا. اسی طریقے سے وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ بھائی وہ ان کا ایک مقام ہو. جن لوگوں نے بتدریج انسرجنسی کے سالوں میں طالبان کی معاونت کی اور ان کے ساتھ لڑے اور وہ پہلے نہیں تھے ان کے ساتھ, یعنی جن اقلیتی کمانڈرز جو ہیں خاص طور پہ شمال کے جو صوبے ہیں وہ لوگ ہوگا. پھر ان کو جن لوگوں کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں جو مخالفین میں سے ہیں ان کو بھی دینا پڑے گا بیٹھ کے. پھر یہ ہے کہ ان دونوں کو کیسے بیلنس کریں گے, جو نان طالبان ہیں اور جو پہلے تو طالبان میں ہی بیلنس بڑا مشکل ہوگا, پھر نان طالبان کو آپ ایڈ کر لیں تو دیکھیں بہت سارے لوگ ناراض رہیں گے اور یہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ کوئی سموتھ نہیں ہوگا, بڑا ہی مشکل ہوگا. کیا یہ ناراضگی کسی خانہ جنگی کی طرف بڑھ سکتی ہے؟ جی یہ تو عمومی طور پہ ہوتا ہے, یہ تو مطلب افغانستان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ یہ جو سابقہ جو امریکی سپورٹڈ رجیم تھی اس میں ایک نہیں یکے بعد دیگر 2 الیکشن میں جو ہے صدر اشرف غنی اور جو عبداللہ تھے وہ آپس میں جھڑپ میں آ گئے کہ بھائی عبداللہ صاحب کا الزام لگا کہ آپ نے الیکشن میں جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے. ان کو پاور شیئرنگ بھی کرنی پڑی. اچھا داعش کی آپ نے بات کی, وال اسٹریٹ جرنل میں آپ نے بھی لکھا کہ جب تک جتنا سخت گیر نظریات سے دور ہٹتے ہیں طالبان اتنی ہی سپیس داعش کے لیے کریٹ ہوگی. ہم نے دیکھا امریکہ نے داعش کے خلاف ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک ابھی کی ہے, اس میں سویلینز کی ڈیتھ کا بھی سامنے خبر آ رہی ہے اور اس پہ طالبان نے بھی اعتراض کیا ہے کہ ایسا کوئی حملہ امریکہ کو ہم سے بات کیے بغیر نہیں کرنا چاہیے تھا. داعش کے خلاف آنے والے دنوں میں طالبان کی جب حکومت بنتی ہے تو امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جی داعش جو ہے وہ چونکہ داعش جانتا ہے طالبان میں کہ امریکہ نے داعش کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے اپنی ریکگنیشن کی جانب جو ہے وہ لیوریجنگ کرنے کی کوشش کرے گا کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں فلان چیز چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز کی ملاقات ملا برادر سے ہوئی تھی اس میں یہ چیز جو ہے وہ اپنا ڈسکس ضرور ہوئی ہوگی کہ بھائی ہم جو ہے آپ کے ساتھ ISIS کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس میں ہمیں کیا ملے گا. پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ بہت مشکل ہوگا, بلکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ چونکہ ان کی ملاقات اب منظر عام پہ آ چکی ہے ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس کے ساتھ, تو وہ ملک جو ہیں ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوگا کیونکہ داعش ان کو ٹارگٹ کرے گی اور ایسے جتنے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گی اساسینیشن کے لیے کہ جو لوگ پریگمیٹک کوٹ اینڈ کوٹ نظر آ رہے ہیں. اصل میں تو پریگمیٹک نہیں ہے لیکن ان کو مصلحت کے تحت جو ہے یہ ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا داعش کو ہوگا اور داعش ان کو نشانہ بنائے گی اور طالبان کے اندر جو پریگمیٹزم ورسز آئیڈیالوجی کی جو فالٹ لائن ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گی. یعنی ایک طرف نظریات ہیں اور ایک طرف وہ مصلحتیں ہیں جن کے اوپر کسی قسم کے فیصلے کرنے تاکہ عملی طور پہ آگے بڑھا جا سکے. سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکہ کی جانب سے افغانستان میں اتوار کو داعش کے خلاف کی جانے والی فضائی کارروائی میں جیسے کہ ہم نے بتایا عام شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں اور طالبان ترجمان نے اس کارروائی کو بغیر اجازت دوسرے ملک پر حملہ قرار دیا ہے. دوسری جانب طالبان کی یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان کے قبائلی اضلاع میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جس پہ پاکستانی حکام نے طالبان سے رابطہ بھی کیا ہے. ان تمام خبروں کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ. ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ملے گا. تو اگر ویب سائٹ تک رسائی نہیں ہو پا رہی تو facebook.com/voa اردو کے پیج پہ آئیے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے, ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں, چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں, سڑکیں ہوں, بارڈرز, کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے, جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو, تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی.
हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में पिछले 20 सालों के दौरान निजी टीवी चैनल्स की तादाद और उनकी प्रोडक्शंस में नुमाया इजाफा हुआ है, लेकिन अक्सर चैनल्स पर मेयारी मवाद पेश न करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। और ये तनकीद किन पहलुओं पे होती है और फिर इन चैनल्स की इंतज़ामिया इस बारे में क्या राय रखती है, ये इसी बारे में आज एक तफसीली रिपोर्ट लेके आई हैं इस्लामाबाद से गेतिया रानीस। आइए देखते हैं। दरवाजे की जिंदगी इस मील सवा मील डॉक्टर आरिफा सैयदा माहिर तालीम होने के साथ दस्तावेजी फिल्में भी बनाती रही हैं। उनका कहना है कि माजी में सरकारी टीवी पर पेश करदा मवाद पाकिस्तानी तहजीब की बेहतर अक्कासी करता था। ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान में एक ही टीवी चैनल था और वो था सरकारी पाकिस्तान टेलीविजन, जबकि आज निजी चैनल्स के अक्सर प्रोग्राम इसके बरक्स हैं। कि जो अब आपके यहाँ आपके टेलीविज़न पर जो लोग दानिश्वर कहलाते हैं, जो उनका लहजा है, जो उनकी ज़बान है, जो उनका ख़याल है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से वो दूसरों को देखते हैं, जो उनके पैमाने हैं लोगों को जांचने के, वो मेरे जैसों के लिए तो शर्मिंदगी का सामान है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 90 के करीब निजी टीवी चैनल्स हैं जो खबरें और दीगर तफरीही प्रोग्राम पेश करते हैं। कुरतुलैन रिजवी कई साल तक टीवी मॉर्निंग शो की मेज़बान रह चुकी हैं। कंटेंट के साथ साथ जिस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा कमी महसूस करती हूँ वो एक लहजा है, एक अंदाज़े गुफ्तगू है, चीखना चिल्लाना। प्रोग्राम्स में देखती हूँ कि जो कॉम्पेयर हैं वो मेहमान बुलाए उसको बोलने ही नहीं दे रहे, खुद बोल रहे हैं और उस पर हावी हो रहे हैं। तो आपका ये काम तो नहीं है। ग्रूमिंग नहीं है, बिल्कुल भी ग्रूमिंग नहीं हो रही है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, सीख नहीं रहे हैं, सीखना चाह नहीं रहे हैं। ये मयार तो ओनर ने सेट करना है ना। ये जब तक ओनर्स नहीं करेंगे, जो चैनल्स के मालिकान हैं उनको इसमें इनिशिएटिव लेना होगा। माजी में पीटीवी के ड्रामे पाकिस्तान के अलावा दीगर जनूब एशियाई मुल्कों में भी शौक से देखे जाते थे। मौजूदा टीवी पर तनकीद करने वालों का कहना है कि मयार में कमी की एक बड़ी वजह अच्छे मुसन्निफों और हदायतकारों की तादाद में कमी और मौज़ूआत में यकसानियत है। पूरी जो इंडस्ट्री है वो मैन वुमन रिलेशनशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यस, लेकिन पूरे वक्त हर चैनल पर कोई इससे मुख्तलिफ बात नहीं हो रही। बच्चों के लिए कोई कंटेंट नहीं है, कोई ट्रेनिंग, किसी एजुकेशन पर कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई तहजीब पर, जो कल्चर पर। कभी आपको याद होगा कि कभी आपने मेहरगढ़ पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। 100 चैनल हैं, मोहनजोदड़ो पर, टैक्सिला पर, शारदा यूनिवर्सिटी पर, कोई फ़र्ज़ कीजिए मुग़ल पीरियड के या कल्होड़ों के बारे में आप जानते होंगे। जब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ निजी टीवी के इंतज़ामिया से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि पिछली 2 दहाइयों के दौरान टीवी की नशरियात अब सरकारी इदारे तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है। यही वजह है कि हर टीवी चैनल्स को जो भी कंटेंट बनाना है उसे वक्त के तकाजे भी पूरा करने हैं। शैला शकूर हम टेलीविज़न में प्रोडक्शंस की एमडी हैं। उनका कहना है कि आज पेश किए जाने वाले मवाद में वैरायटी है और इनकी प्रोडक्शन का मयार भी बेहतर है। वो ये भी कहती हैं कि सोशल मीडिया के फैलाव की वजह से इनके लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि ऑडियंस की पसंद को भी मद्देनज़र रखा जाए। मेरे ख्याल में तो ऐसे ड्रामे जिनका जो सोशल इश्यूज़ पे बन रहे हैं या ऐसे शोज़ जिनको हम कोई ना कोई अपनी सोसाइटी के कोई इशू को लेकर दिखा रहे हैं, ऐसे ड्रामों की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है और लोगों ने उसको बाहर पसंद भी किया है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा, आप ये समझें कि हमारी सोच को मोल्ड करने का एक रीज़न बन जाता है, यानी इससे कोई इनकार नहीं है। अगर आप देखें तो ज़रा सी भी किसी चैनल की तरफ से या किसी ड्रामे की तरफ से ज़रा सी भी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे व्यूवर्स को नापसंद होती है तो वो अपनी राय का फ़ौरन इजहार कर देते हैं। तो हमें तो वैसे भी इन दोनों चीज़ों को दरमियान में लेके चलना पड़ता है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का ड्रामे की साइड हो। इधर नाक़दीन का कहना है कि अगर सिर्फ वो मवाद पेश किया जाता रहा जो ज़्यादा रेटिंग लाए और अवामी डिमांड को ही पूरा करे तो इसमें जहन साजी का पहलू नज़रअंदाज हो जाएगा, जिससे खदशा है कि आने वाले सालों में ऐसी इक़दार माशरे में सराहियत कर जाएंगी जो किसी भी लिहाज से हमारी तहजीब से मुताबिकत नहीं रखती। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اٹالین مافیا یہ صرف فلمی دنیا کا ایک تصور نہیں بلکہ ہماری دنیا کی آج بھی ایک حقیقت ہے، اور جب آزادی صحافت کی بات آتی ہے تو اٹلی میں آج بھی صحافیوں کو مافیا سے خطرہ ہے۔ حال ہی میں کچھ رپورٹرز پر حملے ہوئے اور مافیا کی جانب سے دھمکیوں کی وجہ سے تقریباً 2 درجن صحافی اس وقت اٹلی میں پولیس کی حفاظت میں کام کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صحافیوں کے خلاف حملوں اور مسلسل دھمکیوں نے اٹلی میں مافیا کی کوریج کرنے والے رپورٹرز کی زندگیوں کو انتہائی مشکل بنا رکھا ہے۔ ہم دباؤ میں ہیں، ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ حال ہی میں سیراکیوز میں ایک صحافی کی گاڑی جلا دی گئی تھی۔ سسلی میں ہونے والے ایک اور کیس میں مافیا نے ایک صحافی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ معذور ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 80 سے زیادہ صحافیوں کو اطالوی مافیا کے بارے میں رپورٹنگ کی وجہ سے دھمکیاں ملیں۔ اس وقت تقریباً 20 صحافی 24 گھنٹے پولیس کی حفاظت میں ہیں۔ ان میں ٹی وی میزبان ماسیمو جلیتی بھی شامل ہیں۔ سچ کی تلاش ایسی چیز ہے جسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ میری طرح جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ ایک طرح سے سسٹم کا نگران ہے۔ یہ صحافت کا طریقہ ہے۔ صحافت حق کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ اٹلی کے جرائم پیشہ گروہ کوسا نوسٹرا کے زیر حراست سربراہ فلیپو گراوانیو کی ایک خفیہ آڈیو ریکارڈنگ میں ماسیمو جلیتی کو نقصان پہنچانے کی سازش کی تفصیلات افشا ہوئی تھی۔ Pasquale Zagaria, boss dei Casalesi, fratello del capoclan Michele. لیکن رہائی پانے والوں میں ایک ایسا مجرم بھی شامل تھا جس نے ایک 14 سال کے لڑکے کو قتل کر کے اس کے جسم کو تیزاب میں تحلیل کر دیا تھا۔ ماسیمو کی اس بارے میں کی جانے والی رپورٹنگ کی وجہ سے اسے دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ ٹی وی میزبان نے کووڈ-19 کے ہنگامی اقدامات کے دوران 300 سے زیادہ مجرموں کو اور ان کے سرپرستوں کی جیل سے رہائی کی مذمت کی تھی۔ فلیپو گراوانیو ماسیمو کو ایک سر درد کہتے ہیں۔ ماسیمو کو 24 گھنٹے پولیس کا تحفظ حاصل ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ہر بار گھر سے نکلتے ہوئے انہیں جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل اور عجیب صورتحال ہے کیونکہ آپ کو آزادی سے کہیں آنے جانے اور لوگوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ 2 لوگ مستقل آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ماسیمو کے مطابق آج کل مافیا کم ہی سامنے آتا ہے، تاہم اس کے اہلکار اب بھی ملان اور روم میں موجود ہیں اور وہیں سے اپنی کارروائیاں اور صحافیوں کو دھمکیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روم کے اینٹی مافیا کمیشن کے مطابق زیادہ تر دھمکیاں آن لائن دی جاتی ہیں، لیکن بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ مافیا کے لیے صحافیوں کو قتل کرنا اب مشکل ہو چکا ہے۔ کسی صحافی کے قتل تک پہنچنے کے لیے تنظیم کا بہت طاقتور ہونا ضروری ہے، اور میرے خیال میں یہ تنظیمیں اتنی مضبوط نہیں ہیں جتنی پہلے تھیں، اس لیے وہ اتنے بڑے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ماسیمو کا کہنا ہے کہ کوسا نوسٹرا کو شکست دینے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں خاموش رہنے کا اصول توڑ دیا جائے۔ ہمیں اسکولوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں خاموش رہنے کے اصول کی وجہ سے بدقسمتی سے کسی بچے کا آگے بڑھنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ پولیس اور جج مافیا کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم ایک سنگین غلطی پر ہیں۔ ہم مافیا کی طاقت سے واقف نہیں ہیں۔ لاکوپا لوزی کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔